Very good morning, everyone. Now we are going to start new chapter, the solid state. The solid state. The solid state. Initially, हमें पता है there are three states of matter: solid, liquid and gas. लेकिन हमारे इस चैप्टर का नाम है दी सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सॉलिड्स होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे सॉलिड। जनरली बच्चे 8th 9th क्लास से सॉलिड की डेफिनेशन याद करते हैं। क्या होता है सॉलिड? द स्टेट ऑफ मैटर which has fixed mass, fixed volume and fixed shape. एक जनरल डेफिनेशन क्लियर। और यहां इसके बाद आप लोग पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्लियर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले एक तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ओके। नंबर 2, देखो जैसे सॉलिड है, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। Number 2, solids are rigid. Okay. Number 3, in a solid, constant particles are held by strong intermolecular force. Okay. In a solid, constant particles are held by strong intermolecular force, so their melting and boiling point is high. Clear? इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नंबर 4, देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। क्लियर। तो ये जनरल कुछ डेफिनेशन यानी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स आर रिजिड। इन ए सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, so their melting and boiling points are high. Density of solid is high. Okay, density of solid is high. एक प्रॉपर्टी और solids are incompressible, हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो जनरली ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को सॉलिड की बताई। तो आपको याद होगा सॉलिड की डेफिनेशन, solids have fixed mass, fixed volume and fixed shape। प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी हम इसी को बना देंगे। नंबर 2 प्रॉपर्टी, सॉलिड्स आर रिजिड। नंबर 3, इन ए सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ओके। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सॉलिड के बारे में। अब आपको यहां पर पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। बेटा सॉलिड का क्लासिफिकेशन ये किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। ओके, classification of solid on the basis of arrangement of constant particles, okay, on the basis of arrangement of constant particles. There are 2 types of solid. There are 2 types of solid. There are 2 types of
there are two type of solids. Number one, crystalline solid, और number two, amorphous solid. क्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। ओके, जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा और आप लोग हेडिंग डालें क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि मैं सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज कर रहा हूं। एक सिस्टमैटिक वे में देखो ये अरेंज, ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे में मैंने अरेंज करने की कोशिश की है। ओके, थोड़ा ये फिगर मैं सीधी बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा तिरछा हो गई है। देखो ये मैंने एक सिस्टमैटिक वे में कांस्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। देखो ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कांस्टेंट पार्टिकल्स को डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो इसी के बेस पे हम ये डेफिनेशन बना देंगे क्या, सच सॉलिड्स इन विच constant particles are arranged in a definite order such as in long range order। देखो इस सिस्टमैटिक वे में कांस्टेंट पार्टिकल्स को लार्ज अमाउंट में एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं, तो इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो बना दीजिए यहां पे डेफिनेशन कि such solids in which constant particles are arranged in a definite order that is in long range order, are known as crystalline solids। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी नेचर में मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी ये सब मेटल्स हैं सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। सेम इसी तरह से जो हम लैब में यूज करते हैं सभी जो हमारे सॉलिड यानी कि सोल्ट होते हैं, CuSO4, CaCl2, MgSO4, CuSO4, CaCl2, KCl, LiCl, जितने भी सोल्ट्स होते हैं सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। क्लियर। सेम ऐसे ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, और वही इसके बाद एक है क्वार्ट्ज, SiO2 क्वार्ट्ज, SiO2, ये क्या है, ये सभी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो आपको ये काफी नंबर में एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे। सही मेटल्स, सभी हमारे सोल्ट्स जो लैब में यूज होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्वार्ट्ज, जनरल फॉर्मूला SiO2, these all are examples of crystalline solid। क्लियर। तो यहां से आप कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए। इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में
जरा एक बात सुनिएगा, हाँ मैंने देखो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, एक मैंने तिरछी लाइन को ड्रॉ कर दिया है, एक मैंने तिरछी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। आप लोग यहां पर देखिए, जस्ट इसके सामने ये पार्टिकल, इसके सामने ये पार्टिकल, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। और अब आप देखिएगा, इसके सामने यहां पर कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं है, इसके सामने यहां पर कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं है, यहां पर कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं है, इसके सामने कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं। देखो ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल क्या डिफर है। जब डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल डिफर है तो इस वजह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती हैं सभी डायरेक्शन में। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया। जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है, डिफरेंट है। अब आप देख सकते हो जब डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल डिफरेंट है, यहाँ पर जस्ट कांस्टेंट पार्टिकल से एक दूसरे के आमने सामने है, यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्टेड होंगी। तो ठीक है, तो यहां पर ये मैं प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोग हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 1, देखो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने नाम बताए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज एनिसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी। ओके, एंड ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक। तो जो इसमें 3 डेफिनेशन है, एक्चुअली एक डेफिनेशन तो यहां पर आएगी आपकी एनिसोट्रोपी, और एक आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी, और एक सुपरपूल लिक्विड हो आएगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड में। मैं इन 3 डेफिनेशंस को बेटा बाद में ले आऊंगा, ओके। लेकिन मैं यहां पर आप लोग पहले पढ़िएगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 1, these are anisotropic in nature. These are anisotropic in nature. Anisotropic. These are anisotropic in nature. Number 2, they have sharp melting point. They have sharp melting point. ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है। जैसे आइस भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आप देखते हो आइस कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ऐसे तो नहीं है आइस सॉलिड स्टेट में भी और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, नहीं, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोटल आइस मेल्ट होगी, उसके बाद टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट होगा। सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 3, they have fixed enthalpy of fusion. They have fixed enthalpy of fusion. Okay, number 3, they have fixed enthalpy of fusion. Number 4, when they cut with a sharp edge tool यानी knife, when they cut with a knife, ऐसे लिखिएगा, when they cut with a knife, then new generated surface are plain and smooth. Then new generated surface are plain and smooth. Number 5, these are also known as true solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा ये नाम है ट्रू सॉलिड्स।
दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रो सॉलिड्स। ठीक है बेटा, ये आपकी प्रॉपर्टीज हुई किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब मैं इसके बाद चल रहा हूं अमोर्फस सॉलिड। ओके, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड देखिएगा, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा, आप जानते हो कल मैंने अभी बताया था, अमोर्फस सॉलिड में कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इसके बारे में बस मुझे डेफिनेशन लिखनी है। लिखिएगा अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन में, such solids in which constant particles are not arranged in a definite order, that is, I करके लिखेंगे बेटा, that is short range order, okay, are known as amorphous solids, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग न्यू लाइन से एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, प्लास्टिक, रबर या नेचुरल रबर और पीवीसी, पॉलीथीन, ओके, एक्सेट्रा। बेटा जो भी आपके पॉलीमर्स हैं, पीवीसी हुआ, पॉलीथीन हुआ, प्लास्टिक हुआ, नेचुरल रबर, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। क्लियर? अब आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है बेटा, properties of amorphous solid. Okay, number 1, these are isotropic in nature. बेटा आइसोट्रोपी क्या होती है, एनिसोट्रोपी क्या होती है, अरे सुपरकूल लिक्विड। इन तीनों डेफिनेशंस को मैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड के बाद दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे सभी अमोर्फस सॉलिड में कैसी प्रॉपर्टी होती है, आइसोट्रोपिक की प्रॉपर्टी होती है। सभी अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर, और सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते थे, एनिसोट्रोपिक इन नेचर। तो अब आप कहोगे आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी क्या है, ये मैं इसके बाद डिफाइन करूंगा। तो नंबर 1 लिखेंगे, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है। नंबर 2, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट इन ए रेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट, इनका रेंज में होता है। ठीक है, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट इन ए रेंज। बेटा रेंज का मतलब, जैसे ये प्लास्टिक है, ये मान लो मैंने इसे मेल्ट करना स्टार्ट किया, ये मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलना स्टार्ट हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं होता है।
फिर मैंने थोड़ा टेम्परेचर और रेस कर दिया, ये मान लो 205 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, थोड़ा सा और ज्यादा मेल्ट हो गया, लेकिन कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ। फिर मैंने बढ़ाकर ये 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मान लो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में नहीं हो गया, 200 से 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच मेल्ट हो रहा है, तो दे हैव मेल्टिंग पॉइंट इन ए रेंज। ठीक है। नंबर 3, they do not have fixed enthalpy of fusion. They do not have fixed enthalpy of fusion. ओके बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब, जैसे ये मेरे पास ये मान लो 100 ग्राम प्लास्टिक है, इसे कंप्लीटली फ्यूज करने के लिए जो एंथैल्पी है, ठीक है। अब जब लेटेंट एंथैल्पी की बात करें तो जैसे इसके मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलाने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन अमाउंट होना चाहिए 1 किलोग्राम। जानते हो आप लोगों ने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है, लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, वही तो होती है लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो कहने का मतलब ये, चलो इसे 1 किलोग्राम की मानो, तो लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अमोर्फस सॉलिड की फिक्स नहीं होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिक्स होती है। तो मैंने वहां पर लिखा था दे हैव फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहां पर लिख लो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। नंबर 4, when they cut with a sharp edge tool यानी नाइफ, when they cut with a knife, इस प्रैक्टिकल को आप घर भी कर सकते हो। When they cut with a knife, then new generated surface are rough or irregular surface, जब मैं इसे ब्लेड से कट करूं, जो ये न्यू सरफेस आएगा वो चिकना नहीं होने का है, रफ सरफेस होगा। क्लियर। एक और लिख लो, नंबर 6, these are also known as pseudo solids or super cooled liquids। ठीक है बेटा, ये 5 प्रॉपर्टी मैंने अमोर्फस सॉलिड की लिखा दी है और 5 प्रॉपर्टी मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड की लिखा दी, यही इनमें डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद, अब हाँ आप लोग अब हेडिंग डालो एनिसोट्रोपी। ठीक है, देखिएगा एनिसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी, हाँ एनिसोट्रोपी। अब देखो एनिसोट्रोपी, ये बात मैंने कल भी बताई थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये आप लोग जानते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये होता है अरेंजमेंट का होता। ठीक है, ये देखो जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया, जस्ट ये पार्टिकल आमने सामने है, इसके जस्ट सामने। अब जब मैं कोई तिरछी लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये, तो देखो इसके सामने यहां पर पार्टिकल नहीं है, इसके सामने यहां पर नहीं है, इसके सामने यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऐसी हैं जो सभी डायरेक्शन में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो बेटा मैं इसे ये साफ कर देता हूं यहां से। तो यही प्रॉपर्टी क्या है, एनिसोट्रोपी। तो आप लिखेंगे एनिसोट्रोपी की डेफिनेशन,
In crystalline solids, some physical properties. In crystalline solids, some physical properties. Some physical properties. देखो ये that is electrical resistance. Electrical resistance. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख लो चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कोमा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हो, कोई भी दो प्रॉपर्टीज लिख लो आप अपने अकॉर्डिंग। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लियर, आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन. This property is known as anisotropy. This property is known as anisotropy. ठीक है बेटा, न्यू लाइन से एग्जाम्पल में लो, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर. ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर. क्लियर? अब आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे आइसोट्रोपी. आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी लिखो बेटा जल्दी से. आइसोट्रोपी इन अमोर्फस सॉलिड्स, इन अमोर्फस सॉलिड्स some physical properties, some physical properties, that is electrical resistance, same way, that is electrical resistance, refractive index, etc. are same in all directions, are same in all direction. ठीक है बेटा, देखो ये सभी डायरेक्शन में क्या होंगी, सेम होंगी. ठीक है, आर सेम इन ऑल डायरेक्शन. कोमा इज नोन एज आइसोट्रोपी, कोमा इज नोन एज आइसोट्रोपी. ठीक है, फुल स्टॉप लगा के न्यू लाइन से लिख लीजिएगा, ऑल अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. प्रॉपर्टी तो आइसोट्रोपी, और एग्जांपल में ऑल अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स. हां, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स. देखिएगा डेफिनेशन, सम अमोर्फस सॉलिड्स, some amorphous solids like glass have a tendency to flow like liquid, have a tendency to flow like liquid through very slowly. Some amorphous solids like glass have a tendency to flow like liquid through very slowly. ठीक है, through very slowly. These type of solids are known as, these types of solids are known as, these type of solids are known as super cooled liquids. ठीक है, अब आप देखोगे जो ग्लास पेन है, जो पुरानी बिल्डिंग है ना, 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, जो ये मान लो शीशे का दरवाजा है, ये शीशे की विंडो है बेटा, ऊपर टॉप से थोड़े से थिन होंगे, पतले होंगे, और बॉटम में थोड़े से मोटे होंगे. पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा बेटा. यदि मैं कंपेयर करूं इसकी और इसकी, तो बॉटम में थोड़ा मोटा होगा, ऊपर से थोड़ा पतला होगा. क्यों?
इस बहुत लंबे टाइम पीरियड में कभी सर्दी पड़ी है ना, कभी गर्मी पड़ी, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो ये ग्लास टॉप टू बॉटम बहुत स्लो वे में फ्लो होता है, वो बात अलग है, हमें ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो तो ये तो 100-150 साल के बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर मामूली डिफरेंस आएगा। तो सम अमोर्फस सॉलिड लाइक ग्लास हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड थ्रू वेरी स्लोली, आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड्स। एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल इन ओल्ड बिल्डिंग्स ग्लास पेन्स, जो ग्लास के दरवाजे हैं, ग्लास पेन्स आर थिनर ऑन द टॉप, थिनर पतले, थिनर ऑन द टॉप एंड थिकर यानी मोटे, एंड थिकर ऑन द बॉटम, क्लियर, एंड थिकर ऑफ द बॉटम। बेटा यहां पर ये जो कि स्टार्टिंग में आपका सॉलिड की डेफिनेशन, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज और अमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल, अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन, ये सब कुछ यहां पर क्लियर हो गया है, क्लियर। और आपको आइसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी और सुपर कूल्ड लिक्विड भी यहां पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद मेरा चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा ये 4 टाइप के होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है, और थर्ड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, और यानी कि चौथे हैं मोलिकुलर सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स। बेटा ये एक ही टाइप का, ये सब एक एक टाइप के, लेकिन मोलिकुलर सॉलिड्स को फिर 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया गया है, जैसे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, और भाई नंबर 2 पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, और नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स, क्लियर, ये सॉलिड्स। देखो भाई, अब मैं इसे आपको क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा जल्दी से आप लोग इस क्लासिफिकेशन को बना लें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब मोलिकुलर सॉलिड को, यानी मोलिकुलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये मोलिकुलर सॉलिड को थोड़ा मैं ये लो, मोलिकुलर सॉलिड को 3 पार्ट में, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। अब आप जल्दी से हेडिंग डालें, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स। बेटा पहले मैं जरा इनके कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूं आयनिक सॉलिड के, जैसे आपका KCl हुआ, ठीक है, NaCl हुआ, MgCl2 हुआ, CaCl2 हुआ, CaCl2 हुआ, एक्सेट्रा। मैंने 2-4 एग्जांपल ले लिए। जब मैं NaCl की बात कर लेता हूं, NaCl देखो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, तो बेटा बोल दो आयनिक सॉलिड में देखो लैंग्वेज क्या लिखोगे, in these solids constant particles are oppositely charged ions, in these solids constant particles are oppositely charged ions, these ions are held by strong electrostatic force, these ions are held by strong electrostatic force, जल्दी लिखिएगा,
So they have high melting and boiling point. So they have high melting and boiling points. ठीक है, फ्लिस्टोव लगाकर फिर न्यू लाइन्स लिखेंगे. इन सॉलिड स्टेट दीज आर इंसुलेटर. इन सॉलिड स्टेट दीज आर इंसुलेटर, but in molten or aqueous state, these are good conductor of electric current. ठीक है बेटा, these are good conductor of heat and electric current. एक सेंटेंस और लिख लो फ्लिस्टोव लगाकर. These are hard and brittle. These are hard and brittle. देखो चमकदार होते हैं, नमक की कंकड़ देख लो, चमकदार होती है, ठीक है, हार्ड भी होती है. बेटा सोलिड नमक की कंकड़ में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती क्योंकि आयन मूव भी नहीं करेंगे. आप उस नमक की कंकड़ को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर दो, तब उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास यानी कि पास हो जाएगी. क्यों? आयन फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए एक्वस स्टेट में. एक्वस स्टेट का मतलब मैंने नमक को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है. क्लियर? यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. क्लियर बेटा? उसके बाद ये आप लोग एग्जांपल लिख लो, 2-4 एग्जांपल. आप सभी जानते हो एस ग्रुप के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, जनरल बात, जैसे यानी इसमें के एग्जांपल आप लोग जो देखते हो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ जनरली कंबाइन कर दें. सबसे फेमस एग्जांपल तो NaCl ही है, ठीक है, और भी NgCl2, CaCl2, बहुत तरह के एग्जांपल यहां पर बन जाएंगे. आप कुछ एग्जांपल यहां से नोट कर लीजिए, ठीक है. अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट सॉलिड है मेटेलिक सॉलिड. क्लियर? मेटेलिक सॉलिड देखिएगा. मेटेलिक सॉलिड आप लोग एग्जाम हेड डालेंगे. मेटेलिक सॉलिड बेटा, मेटेलिक सॉलिड में भाई कुछ मेटल के एग्जांपल ले लो. आयरन ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, Ag, बहुत सारे एग्जांपल हैं. आप लोग निकेल एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जांपल ले लिए. देखो पीरियोडिक टेबल में भाई जो भी मेटल्स है सब इसके एग्जांपल ही हैं. तो मेटेलिक सॉलिड के आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है. मैंने तो केवल 4 ही लिखे, बोला हूं मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके, सॉरी, ठीक है. तो बेटा मेटेलिक सॉलिड, अब आयरन की भी एटम है, इन सभी मेटल के एटम होते हैं, आप इस बात को जानते हो. तो कहो इसकी लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा मेटेलिक सॉलिड में, इन these solids constant particles are metallic atoms. In these solids constant particles are metallic atoms. These atoms are held by strong metallic bond. These atoms are held by strong metallic bond. ठीक है बेटा. So they have high melting and boiling points. So they have high melting and boiling points. ठीक है. So they have high melting and boiling points. बेटा जनरल प्रॉपर्टीज जैसे आप लोग जानते हो, these are malleable and ductile. These are malleable and ductile. ठीक है. यदि ये सेंटेंस नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा, these are good conductor of heat and electric current. These are good conductor of heat and electric current. बेटा बहुत बड़ी यहां पर आप लोग थ्योरी लिख सकते हो. इसके बाद आप 2-4 एग्जांपल नोट कर लो, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट टॉपिक पूरा हो गया. इसका मेटेलिक सॉलिड. जल्दी से कीजिएगा. हाँ, अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. कोवलेंट और
नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। बेटा सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं इनके। जो डायमंड है, डायमंड, फ्लोरीन, डायमंड ले लो, चलो ज्यादा नहीं लेते, एक सिलिकॉन कार्बाइड ले लेते हैं एक्सेट्रा, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और भाई ग्रेफाइट भी हो जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है, लेकिन ये इंसुलेटर होते हैं जनरली, तो वो ऐसा केस में हम उसे काउंट कर लेंगे। तो लिखिएगा बेटा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक एटम्स। किसके द्वारा बने होते हैं ये? दीज आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दीज आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्यों? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर है, क्लियर। तो आप लिखिएगा, यही बात मुझे लिखानी है जो मैंने आपके सामने बोली है। देखो इन दीज सॉलिड्स constant particles are non-metallic atoms. These are held by strong covalent bond. So they have high melting and boiling points. Please stop. These are insulator of electric current except graphite. ब्रैडो लिख सकते हो, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस बात को आप लोग जानते हो, ठीक है बेटा। तो जनरल आपको ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम मैंने लिखा दी भैया, आपको ये जनरली आपको याद हो गया है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटेलिक एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा हेल्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्यों? ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है बेटा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, तो इस तरह से आपका टॉपिक भी, यानी कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो। अब इसके बाद मेरा बचता मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। नंबर 1 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2O2 Cl2, नोबल गैस हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। देखो कहने का मतलब ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और बेटा आप लोग जानते हो जैसे एयर है, एयर में एयर के जो O2 के जो O2 और O2 के बीच किस तरह का फोर्स है? वीक वंडरवॉल फोर्स है, यानी वीक डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है बेटा। जब वीक डिस्पर्जन फोर्स है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत बहुत लो होगा, कम होगा, ठीक है। तो यही 2-3 सेंटेंस यहां पर लिखाने हैं, लिखिएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन दीज सॉलिड्स constant particles are non-polar molecules. That is I इंटरफेस जो ये करो, that is, ठीक है।
फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे these are held by weak dispersion force. These are held by weak dispersion force or London force, LONDON, London force. ठीक है, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और लिखिएगा These are non-conductor of electricity. These are non-conductor of electricity. एक सेंटेंस और लिख लो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल HCl, SO2 एक्सेट्रा, ये लो, ठीक है। तो भाई ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। देखो इस तरह से HCl की बात करूं, H बॉन्ड Cl, बेटा इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर मॉलिक्यूल। एक और पोलर मॉलिक्यूल बना लिया H बॉन्ड Cl, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। देखो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये ठीक है, यानी कि इन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये किसके द्वारा बंधे होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा बंधे होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट किनसे ज्यादा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2-3 सेंटेंस सिखाने, टॉपिक मेरा कंप्लीट। लिखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन दीज सॉलिड्स constant particles are polar molecules. Constant particles are polar molecules. That is I करके लिखेगा, that is HCl, SO2 etc. ठीक है, that is HCl, SO2 etc. Please stop. These are held by dipole-dipole interaction. These are held by dipole-dipole interaction. Full stop लगा के लिखिएगा they have high melting points in the comparison of non-polar molecular solids. They have high melting points in the comparison of non-polar molecular solids. एक सेंटेंस और लिख लो। हाँ लिखो these are insulator. These are insulator of electric current. These are insulator of electric current. ठीक है बेटा, जल्दी से एक डेफिनेशन से बचती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आप लोग निकालेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लिखिएगा। बेटा आप लोग जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। जैसे आपका NH3 है, H2O है, HF है एक्सेट्रा। तो कह दो ऐसे सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बंधा हुआ होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा इन दीज सॉलिड्स कांस्टेंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स। इन दीज सॉलिड्स
constant particles are such molecules in which hydrogen is attached with a highly electronegative atom. Hydrogen is attached with highly electronegative atom, that is ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये केवल 3 एटम के साथ, ठीक है। ये अब एग्जाम्पल डाल के लो, ये एग्जाम्पल डाल के लो NH3, H2O, HF एक्सेट्रा, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल फिर स्टॉप लगा के लिखेंगे, these molecules are held by strong intermolecular hydrogen bond. These molecules are held by strong intermolecular hydrogen bond, ठीक है बेटा। फिर स्टॉप लगा के लिखेंगे, these solids are volatile liquids. These solids are volatile liquids at room temperature. Full stop. These are also non-conductor of heat and electric current. These are also non-conductor of heat and electric current. Non-conductor of heat and electric current. ठीक है बेटा, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी कि अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन। पहले तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद भाई हमारा यहां पर अमोर्फस सॉलिड यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके बेटा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, जिससे कि मैं जो सी वीडियो डालूं अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके क्लास।